हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लॉटिंग फैक्टर्स। आज हम देखेंगे कि कोएगुलेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं कोएगुलेशन में, और साथ के साथ हम क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये अच्छा है क्योंकि इसको मैंने एक नोट्स के फॉर्म में बना रखा है जिसको आप एज़ इट इज़ अपने पेपर में भी यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं क्योंकि आगे जाके सिर्फ एब्रीवेशंस ही यूज़ होंगी, क्लॉटिंग नंबर 5 या क्लॉटिंग फैक्टर 3 ऐसे करके। तो स्टार्टिंग में ही क्लॉटिंग फैक्टर लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है फाइब्रिनोजन, सेकंड फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फैक्टर है टिश्यू फैक्टर, फोर्थ लेबाइल फैक्टर, फिफ्थ प्रो कन्वर्टिन, सिक्स्थ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, सेवन्थ क्रिसमस फैक्टर, एट्थ स्ट्रॉट पावर फैक्टर, नाइन्थ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, टेंथ हैगमन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, प्री कैलिक्रिन फैक्टर एंड HMW के फैक्टर। तो ये 13 फैक्टर होते हैं। और इन फैक्टर्स के अलावा हमें एक कैल्शियम भी इम्पॉर्टेंट रहता है कोएगुलेशन के प्रोसेस में। तो देखते हैं कि हीमोस्टेसिस कैसे अचीव्ड होती है। देखो, हीमोस्टेसिस का मतलब है कि ब्लीडिंग का रुकना, और ब्लीडिंग रुकने के लिए 3 स्टेप्स वहाँ पे रहते हैं इनिशियली। कोएगुलेशन जो है वो लास्ट का स्टेप है। सबसे पहले क्या होता है, हीमोस्टेसिस का मतलब है स्टॉपेज और अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। तो जब भी कोई ब्लड वेसल इंजर हो जाती है, इंजरी से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे भी आपके कट लगा है, मान लो हाथ पे आपके कट लग गया, तो यहाँ पे आपको पता है इंजरी के बाद थोड़ी स्वेलिंग भी हो जाती है, ब्लीडिंग भी होती है। तो इंजरी के होने के बाद ही यहाँ पे मल्टीपल सीरीज़ ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा और 3 स्टेजेस में जाके आपका कंप्लीट जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। तो वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? सबसे पहले होएगा वेजो कंस्ट्रिक्शन, उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और थर्ड होएगा कोएगुलेशन ऑफ फैक्टर। वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होएगा कि जो लोकल यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। मतलब उनका ल्यूमन अगर इतना बड़ा था पहले, अगर वो काफ़ी विड्थ थी उनकी, तो बाद में उनकी विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, अगर पहले इतनी थी तो वेजो कंस्ट्रिक्ट होके इतना उसका ल्यूमन रह जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये एक टेम्परेरी प्लग बनता है यहाँ पे, ताकि ब्लड जो ब्लीडिंग है वो कम हो सके एटलीस्ट, अगर रुके नहीं तो। और थर्ड जो फाइनल जो प्रोसेस है वो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें फाइनली ब्लड जाके जो कोएगुलेट हो जाता है और इसके बाद जो ब्लीडिंग नहीं होती है फिर। तो सबसे पहले जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है वो कैसे होता है? ये एक लोकल फिनोमिना है, मतलब जहाँ पे आपको इंजरी हुई है सिर्फ वहाँ की ब्लड वेसल्स ही कंस्ट्रिक्ट होएंगे। होएगा कैसे? हमारी जो आर्टरीज़ रहती हैं, आर्टरीज़ की जो लेयर है एंडोथेलियल, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं वो एक सेल से 1 सेल थिक होती है ना, कैपिलरीज बेसिकली पेरिफेरी में जो रहती है। तो इसमें जो एंडोथीलियम है, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है हमारी आर्टरीज़ या वेन्स की, एंडोथीलियम। जब भी एंडोथीलियम को डैमेज होगा, मतलब काटने से क्या होगा, जैसे कट लग गया, आपकी ब्लड वेसल भी कट गई साथ में, उसका जो एंडोथीलियम है वो बाहर के एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा ना, तो कोलेजन एक्सपोज होगा। मतलब एंडोथीलियम के नीचे जो कोलेजन है, देखो एंडोथीलियम लेयर है, उसके नीचे कोलेजन की लेयर है। ठीक है, तो जैसे ही आपका एंडोथीलियम डैमेज हो गया कटने के बाद में, तो जो नीचे का कोलेजन था वो एक्सपोज हो गया। और कोलेजन की प्रॉपर्टी क्या है कि वहाँ पे प्लेटलेट्स जाके चिपक जाते हैं, और जब एक बारी प्लेटलेट्स चिपक गए तो वो मोर एंड मोर प्लेटलेट्स को फिर एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि और भी प्लेटलेट्स वहाँ पे आके चिपक के और एक टेम्परेरी प्लग वहाँ पे बन सके। तो एक्टिवेटेड जब प्लेटलेट वहाँ पे चिपकेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे, तो एक्टिवेशन से क्या होगा, सीरोटोनिन और अदर वेजो कंस्ट्रिक्टर जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज़ होंगे। तो ये प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या चीज़ रिलीज़ करेंगे, सीरोटोनिन और अदर वेजो कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस। उससे क्या होगा, लोकल जो वहाँ पे वेसल्स हैं उनका वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा।
तो ये तो प्रोसेस था वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे होगा। क्या हुआ, इंजरी हुई, इंजरी से हमारा एंडोथेलियम भी कट गया, उसके नीचे जो कोलेजन था वो एक्सपोज हो गया। कोलेजन की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट को, वहाँ पे प्लेटलेट्स आके चिपक जाएंगी। एक बार अगर प्लेटलेट चिपक के एक्टिवेट हो गई, उसके बाद फिर वो सीरोटोनिन और अदर वेजो कंस्ट्रिक्शन जो भी सब्सटेंसेस करवाते हैं उनको रिलीज़ करेंगी और अल्टीमेटली हमारे जो लोकल ब्लड वेसल्स हैं उनका वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। सेकेंड जो प्रोसीजर है, इसके बाद क्या होगा, जो आसपास के इंजर्ड टिश्यूज़ भी होते हैं ना, जैसे आपका यहाँ पे जो ये आसपास का मस्कुलर जो भी स्किन है या मांस है, तो जो आसपास के टिश्यूज़ हैं वो भी सिग्नल्स देने शुरू हो जाते हैं पर्टिकुलरली, और इनमें से मेन जो सिग्नल देता है वो एंडोथीलियम टिश्यू ही देता है, वो तो जो ब्लड वेसल्स का टिश्यू है। तो उससे क्या होता है कि जो मसल्स हैं आर्टरीज़ की वो स्पैज़म होती हैं और कंस्ट्रिक्ट होती हैं। तो ये दूसरा स्टेप, दूसरा प्रोसीजर बता रहे हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन और भी होती है किस कारण से। पहला कारण तो हमने पढ़ा प्लेटलेट की एक्टिवेशन, दूसरा कारण ये भी है कि जो आसपास के टिश्यूज़ हैं जहाँ पे इंजरी हुई है वो भी सिग्नल्स देते हैं, और उस सिग्नल की वजह से जो वहाँ पे मसल्स हैं ब्लड वेसल्स की वो भी स्पैज़म हो जाती हैं। और जब ब्लड वेसल की मसल, क्योंकि हमारी आर्टरी और आर्टरीज़ में पर्टिकुलरली मस्कुलर पार्ट तो रहता ही है ना, तो उससे क्या होगा, उनका जब स्पैज़म होगा ब्लड वेसल्स की मसल्स का, तो उससे भी कंस्ट्रिक्शन होगा। थर्ड जो कारण है जिससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है वो है नर्व रिफ्लेक्स, क्योंकि जैसे ही आपके इंजरी होते हैं तो एक नर्व का सिग्नल तो जाता ही है ब्रेन तक, और फिर वो मोटर रिस्पॉन्स यही आता है कि वहाँ का लोकल आप वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाओ। फोर्थ यही है मायोजेनिक स्पाज़म की लोकल मसल्स भी स्पैज़म होती है, इस वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ब्लड को रोकने के लिए वो होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट जो होते हैं एक टेम्परेरी प्लग बना लेते हैं जहाँ पे भी आपकी इंजरी हुई है, जहाँ पे भी ब्लड वेसल कटी है, ताकि ब्लीडिंग को कम किया जा सके। और इस पार्ट को हम 4 पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्लेटलेट का एडिशन होता है, वो हमने पहले भी पढ़ा, जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होगा तो वहाँ पे प्लेटलेट्स चिपकने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो 1 विलिब्रेंट फैक्टर है, वो फैक्टर तो ब्लड में ऑलवेज रहता ही है, तो ये फैक्टर क्या करता है, प्लेटलेट के एडिशंस को और ज़्यादा एसेलेरेट कर देता है, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। उसके बाद जो प्लेटलेट चिपके हुए हैं वहाँ कोलेजन के साथ, वो एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ करते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे आके प्लग में चिपकते हैं और एक टेम्परेरी प्लग बनाने में हेल्प करते हैं, और दूसरे भी और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो एक बार ही अगर एक्टिवेट हो गया तो वो आगे 2 को एक्टिवेट करेगा, या आगे और 2 को करेगा। तो ऐसे क्या है कि मल्टीपल प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर एक टेम्परेरी प्लग आपके ब्लड वेसल में बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका प्लग फॉर्मेशन हो गया, जिससे कि फर्दर ब्लीडिंग तो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी। तो 4 स्टेप्स जो उनके नाम है वो है कि प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट रिलीज़ रिएक्शन जिसमें उन्होंने रिलीज़ किया थ्रोम्बोक्सिन A2 को और एडीपी को, प्लेटलेट एग्रीगेशन आपस में चिपक रहे हैं वो, और प्लग फॉर्मेशन एक टेम्परेरी होगा। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे एक फैक्ट बताया मैंने, जैसे नॉर्मली भी हमारे ये प्लेटलेट रहते ही हैं, ये फैक्टर 1 विलिब्रेंट फैक्टर सब कुछ रहता ही है ना ब्लड में। तो नॉर्मली ऐसे क्यों नहीं क्लॉट होता ब्लड हमारा जब हम हेल्दी कंडीशन में हैं। तो जो हेल्दी आर्टरीज़ हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, और भी बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन जो रहते हैं वो रिलीज़ करती हैं हमारे ब्लड में। तो ये जो 2 चीज़ें हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या करती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन से प्रिवेंट करती हैं। मतलब हेल्दी टिश्यूज़ अगर हेल्दी है हमारी बॉडी तो इंट्रावैस्कुलर हमारे कोएगुलेशन नहीं होता, उसका कारण नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जिसको कि हमारी हेल्दी आर्टरीज़ ही रिलीज़ करती हैं। इसके बाद है, अब ये प्लग बन गया, लेकिन ये टेम्परेरी प्लग बना ना, इस प्लग को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इस प्लग को, और इसको ही स्ट्रेंथन करने के लिए फिर कोएगुलेशन होती है। तो सबसे पहले कोएगुलेशन में हमें चाहिए क्या, अभी कोएगुलेशन में मेन हमें जो फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन में चेंज करना है। फर्स्ट हमने जो कोएगुलेशन फैक्टर पढ़ा था फाइब्रिनोजन, उसको हमें फाइब्रिन में चेंज करना है। और एक बारी जब फाइब्रिन क्या है, इसका देखो नाम ही फाइब्रिन है, मतलब एक पतला थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल है। तो एक बारी एक फाइब्रिन, जब मल्टीपल फाइब्रिन आपके पास बन जाएंगे तो आप क्लॉट के ऊपर एक ऐसे जाला बना पाओगे। उससे क्या है, आपका जो वो प्लग है वो एक परमानेंट प्लग टाइप हो जाएगा। आप देखते हो ना, जैसे ही हमारे कहीं पे थोड़ा सा ब्लड निकलता है तो अगले दिन एक पपड़ी सी बन जाती है, तो वो क्या है, परमानेंट क्लॉट होता है वो, जिसमें फाइब्रिन्स भी रहते हैं आपके, है ना। तो फाइब्रिन क्या है, जाला बनाने के लिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें
इसका जो मेन मोटिव है कोएगुलेशन का वो वही है कि फाइब्रिनोजन को हमें फाइब्रिन में चेंज करना है। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या है कि लिक्विड अराउंड द प्लग चेंजेस इनटू मैश। जो भी जहाँ पे हमारा टेम्परेरी प्लग बना था उसके आसपास का जो लिक्विड रहता है वो मैश में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक बारी मैं आपको कोएगुलेशन की डेफिनेशन पहले बताऊंगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में भी, अगर आपको पेपर में भी एग्ज़ाम में भी लिखनी है तो वहाँ पे भी आप ये लिखिए सबसे पहले। तो कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोएगुलेशन में ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी, मतलब जो ब्लड है वो अपना फ्लूइड नेचर को छोड़ के और जेली लाइक मास बन जाता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है कुछ ही मिनटों के बाद, जब जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है। हम यूजुअली देखते ही हैं थोड़ा सा जैसे ब्लड निकलता है उसके बाद वहाँ पे कुछ जम जाता है, तो वो वही कोएगुलेशन है जिसमें जो ब्लड है उसने अपना फ्लूइडिटी वाला नेचर जो है वो ख़त्म करके एक जेली लाइक सब्सटेंस में, वो मैश में मास में चेंज हो गया है ना। तो ये है कोएगुलेशन। अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन, देखो अल्टीमेट हमारा स्टेप क्या है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करना है, लेकिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करने के लिए हमें चाहिए थ्रोम्बिन। ठीक है, और थ्रोम्बिन कहाँ से बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन से। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करना, और इसके लिए हमें चाहिए थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले हमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहिए, ये एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेगा, फिर जो ये थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा। तो देखते हैं कि अब जो ये फर्स्ट स्टेप है ये कैसे अचीव होता है। तो इसके लिए क्या होता है, अब हमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है। उसके लिए 2 मैकेनिज़्म होते हैं बॉडी में, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर रहेगा या एक्सट्रिंसिक फैक्टर रहेगा। हम बहुत बारी पढ़ते भी हैं कि 2 मेथड्स हैं कोएगुलेशन के, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो आज जानते हैं हम कि वो रियलिटी में होते क्या हैं। तो जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है ये विद इन द ब्लड होता है, मतलब ब्लड के अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोसेस होता है ये जो इंजर्ड टिश्यूज़ हैं आसपास उनके द्वारा ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाता है। तो क्योंकि इंट्रिंसिक जो है वो प्लेटलेट्स शुरू करते हैं ये वाला प्रोसेस, इसीलिए हम इसको इंट्रिंसिक कह देते हैं, क्योंकि वो ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है। और एक्सट्रिंसिक वाला जो है वो ब्लड वेसल के बाहर, यानी कि जो आसपास के इंजर्ड टिश्यूज़ हैं उनमें हो रहा है, इसीलिए हम इसको एक्सट्रिंसिक कह देते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक में क्या आएगा? सबसे पहले हमने देखा था ना कि जैसे कोई इंजरी हुई है ना, ये हमारा मान लो कोई भी टिश्यू है बॉडी का, नॉर्मल टिश्यू, यहाँ पे कट लग गया, कट लग के यहाँ पे जो ब्लड वेसल थी वो एक्सपोज हो गई। तो ब्लड वेसल का जो एंडोथेलियम था वो तो कट गया, अब नीचे क्या बचा है? कोलाजन। तो कोलाजन हमें दिखाई दे रहा है ना। तो 2 चीज़ें हैं, एंडोथेलियम डैमेज भी हुआ है और कोलाजन का एक्सपोजर भी हुआ है। तो जैसे ही एंडोथेलियम डैमेज होगा तो यहाँ पे क्या रिलीज़ होगा? HMW फैक्टर। जो HMW के फैक्टर था ना, अब वो फैक्टर क्या करेगा? ये फैक्टर जो 12th फैक्टर है ना उसको 12th के एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। 12th, ये नॉर्मली फैक्टर्स तो रहते ही हैं हमारे ब्लड में, जो भी हमने पढ़ा है फैक्टर 1 2 3 4 सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इनको एक्टिवेट भी करेंगे तभी तो कोएगुलेशन होगा ना। तो ये फैक्टर्स अपने इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं ब्लड में, इनको हम एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे ही आपका एंडोथेलियल डैमेज हुआ उसमें से क्या निकला? HMW फैक्टर निकला। HMW के उस फैक्टर ने 12th फैक्टर को, जो कि इनएक्टिवेट था, उसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये 12th फैक्टर 11th फैक्टर को, जो कि इनएक्टिवेट था, उसको एक्टिवेट कर देगा। फिर 11th फैक्टर 9th फैक्टर को 9th के एक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा। और इसके बाद जो है 10th फैक्टर को 10th के एक्टिव फॉर्म में 9th फैक्टर चेंज करेगा। क्या हुआ? सबसे पहले हमने 12 को एक्टिवेट किया, फिर 11 को एक्टिवेट किया, फिर 9th को किया, और अभी हमने 10th को एक्टिवेट कर लिया। जब हम 11th से 9th फैक्टर को एक्टिवेट करवा रहे हैं तो इस प्रोसेस में हमें कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। और ऐसे जब हम 9th फैक्टर से 10th फैक्टर को एक्टिवेट करवा रहे हैं तो अब हमें कैल्शियम प्लस फैक्टर 8 की ज़रूरत भी रहती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया? फैक्टर 10 की एक्टिव फॉर्म है हमारे पास। दूसरी साइड हमें क्या हुआ था? कोलाजन एक्सपोजर हुआ था। तो कोलाजन जैसे ही बाहर निकलेगा, मतलब एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट में, वहाँ पे हमने देखा प्लेटलेट्स वो हुए थे, प्लेटलेट्स चिपकेंगे आके। एक बारी जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए तो उन्होंने वो क्या करते हैं, हमने पढ़ा था ना, ADP रिलीज़ किया उन्होंने, थ्रोम्बोक्साइन रिलीज़ किया, बहुत कुछ रिलीज़ करते हैं ये हमारे प्लेटलेट्स। और वो फॉस्फोलिपिड्स भी रिलीज़ करते हैं, एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स हैं। अब
हमें क्या चाहिए, देखो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने के लिए हमें चाहिए फैक्टर 10 का एक्टिव फॉर्म प्लस फैक्टर 5 प्लस कैल्शियम। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देंगी। और क्योंकि ये सारा कुछ कहाँ चल रहा है, हमें इसमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ी ना। ये सारा कुछ कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है हमारे एंडोथीलियल डैमेज ब्लड वेसल में हुआ, तो ये सारा कुछ विद इन ब्लड चल रहा है, क्योंकि ये जो हमारे मेजर फैक्टर्स हैं ब्लड में है। तो ये सारा इंट्रिंसिक पाथवे है। एक बारी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, फिर वो पीछे वाला प्रोसेस ही चलेगा, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा, वो फाइब्रिनो, फिर जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में एक्टिवेट कर देगा। दूसरा हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या होता है, जो आसपास के टिश्यूज़ हैं, जब भी उनको ट्रॉमा होगा तो वो क्या रिलीज़ करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन।